Hello students, how are you? We are studying chapter 6 life processes, in which we have already studied the topic nutrition, respiration, transportation. The last topic of this chapter is excretion. Today we are going to start this chapter. What is excretion? For this you have to understand the fact that various metabolic activities are carried out continuously by our cells. Various cells in collaboration do such activities that supports our life, and these processes are termed as life processes, during which various activities are carried out and result in the formation of different useful substances as well as some waste. What happened to that waste? Are they accumulating in our body? No, they are not accumulating in our body. If they get accumulated, they cause various diseases. They cause different types of malfunctioning of organs. So we have to remove them through our bodies. This mechanism of removal of waste material from body is termed as excretion. So excretion is defined as, it is a process of removing metabolic waste, especially those waste which are nitrogenous in nature, from our body. Okay, this is termed as excretion. अब ये जो नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, हम किसको नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कह रहे हैं? तो इसको समझने के लिए आप एक चीज समझिए, जब हम इनटेक करते हैं फूड का, तो उस फूड में हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही साथ वाटर हम इनटेक करते हैं। तो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, and a large amount of water. During nutrition topic, we have studied the process of digestion, in which complex organic substance is converted into simpler organic form. तो वहां पे जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, तो इसका सिंपलर फॉर्म किस रूप में आया था? ग्लूकोज के फॉर्म में। ऐसे ही प्रोटीन का सिंपल फॉर्म आया था अमीनो एसिड्स के फॉर्म में। फैट्स की बात करें तो ये कन्वर्ट हो गए थे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है वो हमारी बॉडी में स्टोर कर लिए जाते हैं, और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो वाटर के साथ जितना यूज होना है वो हो जाते हैं, रेस्ट पार्ट इज एलिमिनेटेड थ्रू आवर बॉडी। ऐसे ही मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए या उनको प्रोसीड करने में यूजफुल होते हैं। कई तरह के प्रोडक्ट्स इनसे सिंथेसाइज होते हैं। बाकी के जो मिनरल्स हैं वो भी हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। वाटर की बात करें तो हमारी बॉडी को जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उतना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और रिमेनिंग जो एक्सेस वाटर होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका फर्दर डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन होता है, जो हमने रेस्पिरेशन के दौरान पढ़ा था। वो क्या होता है? ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ऐसे ही जब अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा अमोनिया में, अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फैटी एसिड का भी जब कन्वर्जन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वाटर के साथ रिमूव आउट हो जाते हैं, ऐसे ही मिनरल्स भी वाटर के साथ रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए गैसियस वेस्ट है जो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग के दौरान हमारे लंग्स के थ्रू एक्सेल आउट कर दिया जाता है। एल्वोलाई में एक्सचेंज होता है। एक एल्वोलाई हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है जहां से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और वहां पे ऑक्सीजन का ब्लड में इंटेक हो रहा है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वोलाई में एक्सचेंज हो रहा है। फिर एल्वोलाई से होते हुए लंग्स से बाकी पार्ट से होते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से एक्सेल आउट हो जाता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है। वाटर हमारी बॉडी में कई तरह से रिमूव होता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड से थ्रू। स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एक्सेस वाटर को अनवांटेड सॉल्ट्स को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जिनका रिमूवल सेम इसी तरह से हो रहा है एज इट इज यहाँ पे भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली जो रिमूवल हो रहा है वो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग के दौरान हो जाता है। वाटर का कई तरह से हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया स्वेटिंग के थ्रू हो रहा है, यूरिन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन में एक्सेस वाटर तो प्रेजेंट है ही साथ उसमें ये नाइट्रोजनस कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे हम कहते हैं अमोनिया, और अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। ये जो अमोनिया है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर का नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये हमारी बॉडी में रिक्वायर नहीं होता। इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड जो यहाँ बन रहे हैं, कुछ तो हमारी बॉडी में यूज अप हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन, पर बाकियों का क्या एक्सेस जो अमीनो एसिड बनते हैं वो सब यूज नहीं होते, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, तो वो भी हमारी बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू दिस नाइट्रोजनस वेस्ट, अलोंग विद दिस नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये अमोनिया इतना ज्यादा टॉक्सिक है तो इसे हमें इमीडिएटली रिमूव करना पड़ता है। पर अमोनिया को रिमूव करने में एक और प्रॉब्लम है कि इसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। ये वाटर में सोल्यूबल होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में सोल्यूबल होके ये फिर रिमूव होता है, और इतना वाटर हमारी बॉडी से अगर रिमूव हो जाए तो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, तो हम इतना वाटर रिमूव अपनी बॉडी से नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में इस अमोनिया को हमारी बॉडी द्वारा लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट करा दिया जाता है, और जो लेस टॉक्सिक मटेरियल है वो है यूरिया। हमारे लिवर में अमोनिया का कन्वर्जन हो जाता है यूरिया में, जो कि इससे लेस टॉक्सिक नेचर का होता है। अब यूरिया के साथ सम एक्सेस वाटर, सम सॉल्ट्स, सम आयनिक मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ये सब हमारी बॉडी के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में रिमूव आउट हो जाता है, और जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। Next we have to study about the type of nitrogenous waste that are produced by different living organisms in their body and used to excrete them out through the respiration process. First nitrogenous waste is ammonia. Ammonia is produced by the degradation or decomposition of amino acids. It is highly toxic in nature and requires large amount of water for excretion. As ammonia required large amount of water for its excretion, it is excreted by aquatic animals only because they can use large amount of water for its excretion. If we talk about terrestrial animal, if terrestrial animal use this type of nitrogenous waste for excretion, they have to remove lots of water along with it. And if they lose such amount of water in their excretion, then they will get deficient of water and may it affect the different metabolic activities. So it is mainly done by aquatic animals. The animals who excrete ammonia
is called as a monotelic organism. ओके, ऐसे एनिमल जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. ओके, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. एंड दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है जिसमें अमोनिया का एज अ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल हो रहा है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? फिनोमिना इज टर्म्ड एज अमोनोटेलिज्म. These three words you should keep in your mind. Ammonia is highly toxic in nature. It requires large amount of water for its removal. The animals who used to remove ammonia as a nitrogenous waste product, they are termed as amonotelic organism, and the phenomena associated with this process is termed as ammonotelism. The next nitrogenous waste is amino acid. Most of the amino acids are used by our body, but some amino acid, or we can say excess of amino acid, is not metabolized. What happened to them? They are excreted out from the body. It is less toxic and excess ammonia, or we can say excess amino acid, is removed as nitrogenous waste. Animals who used to remove amino acid as nitrogenous waste are termed as aminotelic organisms. They are termed as aminotelic organisms, and the phenomena is termed as aminotelism. याद रखना बहुत इजी है. देखिए, अमोनिया है तो अमोनिया का फर्स्ट वर्ड अमोनो ले लेंगे. ठीक है, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक तो हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का नाम, और टेलिज्म हो जाएगा फिनोमिना का नाम. सिमिलरली अमीनो एसिड में क्या होगा? जो एनिमल्स है वो तो होंगे अमीनोटेलिक, और फिनोमिना क्या कहलाएगा? अमीनोटेलिज्म. ओके, थर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया. Urea is less toxic than ammonia. Urea is less toxic than ammonia. It is synthesized in liver of human being. हमारी बॉडी में अमीनो एसिड के बाद जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है वो अमोनिया लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द लिवर ऑफ ह्यूमन बीइंग. आपको बताया था न्यूट्रिशन में लीवर क्या कर रहा है? टॉक्सिक मटेरियल को मेटाबोलाइज करने का काम कर रहा है. ठीक है, तो लीवर में ये टॉक्सिक मटेरियल चेंज हो जाएगा यूरिया के फॉर्म में, और फिर हमारे किडनी द्वारा इसका रिमूवल कर दिया जाएगा. It requires less amount of water. Requires less amount of water as compared to ammonia. Okay. The animal who used to secrete urea, animals that use urea as a nitrogenous waste are termed as ureotelic organisms.
and phenomena is termed as ureotelism. नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कब फॉर्म होता है? यूरिक एसिड फॉर्म होता है formed by the metabolism of मेटाबॉलिज्म में कुछ एक्टिविटीज होती हैं जैसे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में किसी मटेरियल का सिंथेसिस इन्वॉल्व होता है और कैटाबॉलिज्म में डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का इनटू सिंपलर फॉर्म। और जब इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में बात करते हैं तो इसे हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो ऐसे ही यूरिक एसिड कब बनता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सेस प्रोटीन्स। अगर जरूरत से ज्यादा प्रोटीन बन जाता है बॉडी में तो उसका मेटाबॉलिज्म होकर यूरिक एसिड बनता है, या फिर अमोनिया ज्यादा बन गया है बॉडी में तो उसका भी मेटाबॉलिज्म होकर यूरिक एसिड बनता है, क्योंकि अमोनिया अमीनो एसिड से ही बना है जो प्रोटीन से बनता है। ठीक है, या फिर और थ्रू प्यूरिन्स। प्यूरिन्स इज द नाइट्रोजनस बेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। ओके, तो डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है वो प्यूरिन है, उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो भी यूरिक एसिड फॉर्म होगा। एनिमल विच सिक्रीट्स यूरिक एसिड आर टर्म्ड एज यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म एंड फिनोमिना इज टर्म्ड एज यूरिकोटैलिज्म। अगर हम उन एनिमल्स के एग्जाम्पल की बात करें जो इस तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट को एज अ एस्क्रीटरी वेस्ट रिमूव आउट करते हैं, तो सबसे पहले हमने बात की थी अमोनिया की। ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को रिमूव कर रहे थे उसको हम कह रहे थे अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और कौन कौन से होंगे अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म? जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, कुछ बॉनी फिशेस हैं, कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये उनके एग्जाम्पल हैं। और जो फिनोमिना होता है इसको हम क्या कहते हैं? अमोनोटैलिज्म। तो आप इससे बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। दूसरा था अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो रिमूव करते हैं उन एनिमल्स को कहते हैं अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और इसके एग्जाम्पल हैं सम मॉलिशस या फिर इकाइनोडर्मेटा। इसकी एग्जाम्पल है अमीनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के मॉलिशस और इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स कौन से होते हैं? जैसे कि स्टारफिश वगैरह हो गए, आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा। मॉलिशस में स्नेल्स वगैरह आ गया, यूनोपाइला आ गया, ये सब अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ऐसे इसको फिनोमिना को हम बोलते हैं अमीनोटैलिज्म। नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट हमने पढ़ा था यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, और जो एनिमल यूरिया यूज करते हैं एक्सक्रीशन में वो कहलाते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, और फिनोमिना कहलाता है यूरियोटैलिज्म। इसका एग्जांपल देखते हैं। जितने भी हायर वर्टिब्रेटास हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, वो यूरिया यूज करते हैं। जैसे कि मैमल्स हो गए, मैमल्स में हम भी आते हैं। ठीक है, फिर लास्ट हमने पढ़ा था यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को रिमूव करने वाले कहलाते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फिनोमिना कहलाता है यूरिकोटैलिज्म।
इसके एग्जाम्पल्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है, जैसे बर्ड्स हो गए. ऑल द टाइम दे आर फ्लाइंग इन द स्काई, सो दे हैव टू यूज वेरी लिटिल वाटर फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो यहाँ पर इतना कम पानी होने के कारण अगर एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए तो बॉडी में फिर वर्क नहीं हो पाएगा. तो ऐसी कंडीशन में ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करके इस वेस्ट को रिमूव आउट करते हैं. तो जो बर्ड्स हैं, एव्स हैं, वो इस तरह के फिनोमिनस यूज करते हैं. इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं, वो इसको यूज करते हैं. रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, वो इसको यूज करते हैं. इसके अलावा स्नेल्स होते हैं, लैंड स्नेल्स, जो पानी में नहीं रहते, लैंड स्नेल्स, वो इसको यूज करते हैं यूरिक एसिड को. यहाँ मैंने आपको बताया था यूरिया यूज करने वाले हायर वर्टिब्रेट्स मैमल्स के अलावा कुछ मैराइन फिशेस भी होती हैं. फिशेस मैंने आपको पहले बताया था अमीनोटेरिक में, यहाँ बोनी फिशेस होती हैं जो वाटर को यूज कर रही, पर मैराइन फिशेस जो होती हैं वो इतने सॉल्टी वाटर को यूज नहीं कर पाती. इस कंडीशन में वो अमोनिया का एक्सक्रीशन ना करके वो उससे लेस टॉक्सिक मटेरियल यूरिया का फॉर्मेशन करके उसको स्प्लिट आउट करती है. जिस तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी तरह इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में या एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. तो कुछ एनिमल्स की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं किन किन एनिमल्स में ये किस रूप में पाए जाते हैं. सबसे पहले हम बात करें प्रोटोजोअन्स की. सिंपल सिंगुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा. इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल एक सेल होता है और सारे फंक्शन ये अपने सेलुलर सरफेस के द्वारा करता है. चाहे वो हम न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे रेस्पिरेशन की बात करें, ये सब सेलुलर सरफेस के थ्रू हो रहा है. और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्टेशन अमीबा में देखा जाता है. अब ऐसे ही एक्सक्रीशन की बात करें तो वहां पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का रोल प्ले कर रहा है वो है अमीबा का आउटर सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा लीमा. अमीबा इरेगुलर सरफेस का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका जो ये प्लाज्मा लीमा है इसके थ्रू एक्सक्रीशन किया जाता है. फिर ऐसे ही हम स्पॉन्जेस और हाइड्रा की बात करें जो पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटस के ग्रुप में आते हैं. अमीबा यूनिसेलुलर है पर हाइड्रा जो है वो मल्टीसेलुलर है. वेरी लो लेवल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू पॉरीफेरास में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जेस में, उनके थ्रू ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं. तो इनकी जो जर्नल बॉडी सरफेस होती है वो इनके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन का वर्क करती है. अगर हम थोड़े और इवॉल्व्ड फाइलम में जाएं तो प्लेटीहेलमिन्थस में कुछ एग्जांपल हमने लास्ट ईयर पढ़े थे, जैसे टीनिया सोलिया हो गया, जिसे हम फ्लैटवर्म भी कह रहे हैं, फैसिला हो गया. तो इन सब में फ्लेम सेल्स नाम का एक ऑर्गन पाया जाता है. एक बहुत ही रुडिमेंट्री सा ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही काम करता है. एनालिड्स अर्थवर्म आपने देखे होंगे, लीचेस आपने देखे होंगे, उनमें जो सेगमेंटेशन होता है वहां पे छोटे छोटे डॉट लाइक नेफ्रिडिया पाए जाते हैं और इन नेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन का वर्क परफॉर्म किया जाता है. इसलिए अर्थवर्म के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कौन करेगा? नेफ्रिडिया करेगा. फिर हम बात करें कुछ और हायर फाइलम में, इवॉल्व फाइलम में, जैसे आर्थ्रोपोडास हो गए. तो आर्थ्रोपोडास में भी डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत लार्जेस्ट ग्रुप है ये. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जा रहे हैं. जैसे कि कॉकरोचेस में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करते हैं. स्पाइडर्स में कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, इनका डायग्राम आप देख सकते हैं. इनके थ्रू एक्सक्रीशन वर्क किया जाता है. प्रॉन्स में ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं. इसी के अलावा प्रॉन की तरह कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं जिनमें एंटीना के थ्रू भी एक्सक्रीशन का वर्क किया जाता है. अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी.
ह्यूमन बीइंग भी हायर वर्टिब्रेट्स है, तो उसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, जो हमें अब नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करना है।